साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हमारे साथ है दो नौजवान। एक है हमारे हितेश गजभिये जो कि द थिंक के रिपोर्टर है, एंकर है, और हमारे साथ दूसरे हैं इंजीनियर अनिकेत, और वो फिलहाल जॉब करते हैं लेकिन सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो इन दोनों नौजवान के साथ, दोनों युवाओं के साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं उस विषय को लेकर जो संपूर्ण देश के अंदर आज जो दिन मनाया जा रहा है, इस बात को लेकर। संपूर्ण देश के अंदर 5 सितंबर यह शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और जो बहुजन मूवमेंट में काम करते हैं उनकी कुछ और धारणा है, उनकी कुछ और मान्यताएं हैं। तो एक तरफ जो है व्यवस्था के लोग जो हैं, व्यवस्था को बरकरार रखने वाले जो लोग हैं, वो राधा कृष्णन सर्वपल्ली इनकी जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो कुछ जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस शिक्षक दिवस को मान्य नहीं करते। इन चीजों के बारे में युवा क्या सोचता है? तो सबसे पहले तो मैं जो है अनिकेत से जानना चाहूंगी कि आज के दिवस के बारे में, इस शिक्षक दिवस के बारे में उनका क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं। आप सभी साथियों को पहले सप्रेम जय भीम, जय संविधान। मैं इंजीनियर अनिकेत और यह द थिंक के एंकर और चीफ एडिटर हमारे घर में आए, इसके लिए तहे दिल से इनका धन्यवाद जो इतना समय दे पाए हमको। और आप सभी द थिंक का जो न्यूज़ चैनल है उनके सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और लाइकर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करके इस चैनल को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो अभी मैडम ने पूछे कि इस शिक्षक दिवस पे ऊपर आपकी क्या सोच है, तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, जबकि ये जो शिक्षक दिन है हम भी पहली क्लास से पढ़ते आए हैं। जब भी हमारे स्कूल में शिक्षक दिवस मनाता था तब वहाँ पे ज्योतिबा फुले जी की फोटोज नहीं थी, वहाँ पे सावित्रीबाई फुले की फोटो नहीं लगती थी, वहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर जी की फोटो नहीं लगती थी, वहाँ पे शिवाजी महाराज जी की फोटो नहीं लगती थी। केवल वह लगती थी एक व्यक्ति की जिनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पर अगर साथियों हम जब छोटे थे तो हमको लगता था कि इन्होंने ही हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोले हैं, बट ऐसा नहीं था साथियों। अगर देखा जाए आधुनिक इतिहास और पास्ट हमारा एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो पास्ट में हमारे लिए एजुकेशन के द्वार खुलने वाला सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया साथियों। अगर देखा जाए होनहार व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो एक सवर्ण समाज से ताल्लुकात रखते थे, और देखा जाए तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे। तो अगर एक बात अगर इसमें नोट किया जाए तो यह पढ़े लिखे थे, अच्छे घर से थे, यह खुद भी शिक्षा देते थे बट उसका वेतन लेते थे साथियों। और देखा जाए तो हम इस परिस्थिति से गुजरे कि हमको पता ही नहीं था कि हमारा इतिहास क्या है। जब हम पढ़े लिखे, जब पहली से लेकर 10वीं तक के पढ़े, फिर भी हमको पता नहीं था कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने हमारे लिए इतना बड़ा संघर्ष किया साथियों। जब हम 10वीं के बाद कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में जब आए, समझ लो कोई पब्लिक सिटी में आए, जब कोई प्रोग्राम होता था तब हम जाते थे, और ऐसे ही लोग जहाँ पर सोशल एक्टिविटी के प्रोग्राम होते थे वहाँ पर हम जाते थे। समझ लो जैसे कि सोशल अवेयरनेस मूवमेंट हमने जब चालू किया था तब गोंदिया लेवल के डिस्ट्रिक्ट में हम काफ़ी जागृति के प्रोग्राम लेते थे, जहाँ पर सोशल परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बहुजन महापुरुषों ने जो परिवर्तन किया था साथियों, उन लोगों के बारे में विचार और उनके विचार विनिमय हम लोगों की तरफ पहुंचाते थे। तो लोगों से तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता था। तब जाके हमने समझा कि यार पास्ट एक्सपीरियंस जो था हमारा वो काफ़ी अलग है, और जो अभी रियलिटी में 22वीं सदी में जो जो लोग दिखाते हैं वो काफ़ी झूठ है। तो हमको पता चला साथियों कि अगर देखा जाए एजुकेशन के द्वार, अगर एजुकेशन की शिक्षा का अगर हमको किसी ने दिया है तो वो केवल महात्मा ज्योतिबा फुले है साथियों। क्योंकि उन्होंने अपने बीबी के साथ जो सावित्रीबाई फुले जी थी उनके साथ कठिन परिश्रम और संघर्ष करने के बाद हमको ये एजुकेशन दिया साथियों। और वहाँ पर एक महिला इंक्लूड थी जो फातिमा शेख जी, उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन खोलने के लिए जो जगह दी, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि इन्होंने बहुजन समाज के जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी मूल निवासी जो लोग हैं साथियों, इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एजुकेशन का जो सिस्टम खोल के हम जैसे इंजीनियरों को बनाया साथियों। अगर इंजीनियर है आजकल, अगर हमने भी 4 साल का जो डिग्री कोर्स किया, मैकेनिकल इंजीनियर बन पाए, तो ये सब कुछ बहुजन महापुरुषों की देन है साथियों। इनमें बहुजन महापुरुष बहुत सारे हैं साथियों जिन्होंने अपने त्याग, समर्पण और बलिदान के कारण हमको यहाँ तक पहुँचाया। तो हमने उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए साथियों, क्योंकि अगर उनको भूल गए तो उनका जो त्याग है और जो बलिदान है वो
निष्कर्ष नहीं निकलेगा साथियों, कुछ अच्छा सुझाव नहीं निकलेगा। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि हमारे लिए किसने क्या किया, क्योंकि एजुकेशन में क्या चलता है और रियलिटी में क्या चलता है, यह समाज को दिखाना और समाज के जो लोग हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है। इनका ऐसा मानना है कि बहुजन समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार बहुजन समाज के साथ अन्याय, अत्याचार और दबाया रखा गया और इसी वजह से बहुजन महापुरुषों को भी सामने नहीं किया गया, उनको भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। अब फिलहाल जो है हम चलते हैं हितेश की तरफ और हितेश, मैं तुमसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो शिक्षक दिवस है, इस शिक्षक दिवस को लेकर तुम्हारा क्या मानना है, तुम क्या सोचते हो? सबसे पहले सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आज हम बात करने वाले हैं कि शिक्षक दिवस के रूप में कौन है इसका असली हकदार। तो जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो बहुजन समाज को हमेशा वर्णवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शिक्षा से वंचित रखा है। और जब से हम महात्मा फुले जी को हमने पढ़ना चालू किया तो इस देश में शिक्षा का आंदोलन जो है माता सावित्रीबाई फुले को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने चलाया। और कंपेरेटिवली अगर हम बात करते हैं तो जो राधा कृष्णन है उनका जो एजुकेशन के लिए जो सोच थी वो सिर्फ ब्राह्मणवादी थी, वर्णवादी थी, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण जाति से थे। वो महिला को लेकर के उदासीन थे, महिला को लेकर के कोई वैज्ञानवादी सोच नहीं थी, प्रगतिवादी विचार नहीं थे। और महात्मा फुले के बारे में जब हम बात करते हैं तो महात्मा फुले ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं तो किसानों के लिए उनकी सोच सोच जो थी वो बहुत डेवलप थी। अंग्रेजों के सामने उन्होंने हंटर कमीशन के सामने यह नींव रखी थी कि प्राथमिक शिक्षा बहुजनों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। तो ये जो तमाम बातें हैं हमको देखने को मिलती है। तो इससे मुझे यह लगता है अपने तौर पर जो भारत में सम्मान महात्मा फुले को माता सावित्रीबाई फुले को मिलना चाहिए वो आज भी किसी भी सरकार ने आज़ादी के 75 साल के बाद में, आज रिसेंटली हमने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें महात्मा फुले को वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। वो चीज़ है जो वो जिसके वो लायक है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वर्तमान की भाजपा सरकार हो, ये जो है बहुजन महापुरुषों को लेकर के हमेशा टॉलरेट करते हैं और अपने महापुरुषों को, अपने जाति के लोगों को कहीं ना कहीं इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि वो उस लेवल के होते नहीं। हालांकि इस बात को लेकर के बहुत से लोग कहते हैं क्योंकि महात्मा फुले का जो योगदान है वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं था, पूरे देश में शिक्षा को लेकर के उनकी जो सोच थी, आज बहुत भी विज्ञानवादी सोच थे। उस समय वो 7वीं क्लास पढ़े थे, लेकिन उस समय की अंग्रेजी उनका जो शिक्षा था आज के ग्रेजुएट लेवल की जो स्टूडेंट है उनको वो फेल करता है। और बात करते हैं राधा कृष्णन की, तो शिक्षा के क्षेत्र में 40 साल सिर्फ नौकरी की, बहुजनों को नहीं, सिर्फ अपने समाज के और वर्णवादी लोगों को उन्होंने शिक्षित किया और वो भी पैसे लेकर के उन्होंने उनको शिक्षित किया। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि शिक्षक दिवस के रूप में उनका बर्थडे जो है हम सेलिब्रेट करना चाहिए। तो एक और बात करते हुए मुझे ये लगा कि जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले हैं और सावित्रीबाई फुले हैं और बहुजन समाज से जो लोग आते हैं वो इस देश के अंदर 85% है। और मैं बार बार कहती हूँ कि बहुजन समाज इस देश के आबादी के 85% लोग हैं और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने काम किया, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, तो आज कहीं ना कहीं वो जो है नजरअंदाज उसे किया जाता है सिस्टम की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी। मतलब जिस समाज से वो लोग आते हैं, जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले ओबीसी समाज से आते हैं, तो ओबीसी समाज भी उन्हें नजरअंदाज करता है। कई बार हम ये देखते हैं, तो ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया कि या फिर ओबीसी समाज जो है वो बहुत बड़े तौर पर महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले इनका सम्मान करता, ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया? या फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या ओबीसी समाज अपने महापुरुषों को क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्या लग रहा है? देखिए साथियों, एक ही उत्तर है इसका। अगर मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, तो ओबीसी समाज है अपने भारत देश में 52% और 85% जो बहुजन समाज में 52% इंक्लूड है। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी तादाद में है। इनका एक उत्तम दायित्व है कि ये अपनी खुद की सरकार यहाँ पे भारत में बिठा सकते हैं। इनके एक बहुजन समाज में इतने सारे बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने अपने हक अधिकारों के लिए खुद की बलिदान दिया, खुद इतनी ताक तपस्या करके हमको अधिकार दिलवाए साथियों। अगर मैं देखा जाए जिस वक्त मैं इंजीनियरिंग कर रहा था साथियों, उस वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था। बचपन से ही बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ साथियों। जब भी बहुजन समाज पार्टियों में जिला स्तरीय, स्टेट स्तरीय, गांव लेवल पे जब हम प्रोग्राम लेते थे, तब
अदर कास्ट के जो लोग थे, एससी एसटी ओबीसी, ये नौजवान साथी हमारे साथ थे साथियों। ये भी बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन महापुरुषों को लेके जो विचारधाराएं चल रही थी साथियों, यही विचारधाराओं को घर घर तक गांव गांव तक पहुंचाने का काम करते थे। तब जाके वह भी एक जागरूक लेवल पे उनकी सोच पैदा हो गई थी कि बहुजन महापुरुषों ने सचमुच हमारे लिए बहुत कुछ किया है साथियों। और देखा जाए तो वही लोग एक्टिव होके जब भी अगर समझ लो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती हो तो खुद के गांव में जो चौक रहता है साथियों, वहां पे फोटो लगाएंगे, वहां पे जयंती करेंगे और हम लोगों को जिला स्तरीय के लोगों को वहां पे बुलाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर पढ़े लिखे लोग अगर युवा साथी बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं को गांव तक घर घर तक अगर ले जाती है तो मैं जरूर समझता हूँ कि जरूर परिवर्तन होगा। शाहू फुले अंबेडकर जी की विचारधारा गांव गांव लेवल तक के जाना ही चाहिए, तब जाके यह परिवर्तन होगा और उनके जो लोग हैं तब जाके समझेंगे और किस दिशा में हमको जाना है उस दिशा को पकड़ कर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, यही मैं कहना चाहूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो जागृति जन जागृति का जो कारवा है वो लगातार चलता रहना चाहिए, और अनिकेत की बातों से भी वो बात मुझे रियलाइज हुई और फिर से वो याद आ गई कि बाबा साहब के कहे अनुसार ये काम लगातार चलता रहना है, सोशल मूवमेंट का काम लगातार चलता रहना चाहिए और फुले शाहू बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए भी काम करते रहना चाहिए, और जैसा कि इन्होंने अपने समय में कर चुके हैं। तो हम हितेश की तरफ रुख करेंगे और हितेश से ये जानना चाहूंगी मैं कि जो ओबीसी समाज है, अभी हमने वही चर्चा की, और ओबीसी समाज जो है वो कहीं ना कहीं महापुरुषों के साथ दूरियां बनाते रहा है। तो क्या कारण आप इसको मानते हैं, या फिर कुछ ओबीसी समाज में बदलाव भी हुआ है, कुछ सकारात्मक चीजें भी अगर आपने देखी हो, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा, ये जो आंदोलन है, बहुजनों का जो आंदोलन है, तथागत बुद्ध से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज तक जितने भी 108 महापुरुष हुए हैं, ये पूरा आंदोलन ओबीसीओ का है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसके बाद में से महात्मा, उसके बाद में मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। लेकिन लोगों के दिलों में, खास करके ओबीसी लोगों के मन में यह भ्रम है कि यह आंदोलन मैरों का है, महार जाति का है, किसी एक जाति विशेष का है, तो चमारों का है। तो ये जो एक दूषित मानसिकता है, ये लोगों में भ्रम अच्छा, ये भ्रम फैलाया गया है, ये फैली नहीं है, ये भ्रम दूर हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से ओबीसी लोग हैं, इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए खुद बात करते हैं। दिलीप मंडल साहब जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, और ऐसे बहुत सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं। अभी यादव समाज के लोग भी जो है, जेएनयू में आप पढ़ते हैं तो उनके विचारधारा में जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ओबीसी अभी तक के जाग नहीं रहा है, लेकिन ये भी बोल सकते कि पूरी तरह से नहीं जाग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे ओबीसी के कारवे को बाबा साहब अम्बेडकर ने सामने बढ़ाने का काम किया। तो आज जो है अगर आपको अपने महापुरुषों की विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को, इस आंदोलन को गति देना है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की उस बात को मैं कोट करना चाहूंगा कि जाओ और अपने घरों के दरवाजों पर और दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश में शासन करती जमात बननी है, जात बननी है। क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब को पता था कि तुम कोई भी काम अगर करते हो तो उसको तुमको इम्प्लीमेंट और उसको तुमको लागू करना है, तो तुमको खुद की सरकारें बनाना होगा। बाबा साहब ने भी जितने हक और अधिकार हमको दिए हैं, वो सिर्फ आंदोलन करके नहीं दिए। बाबा साहब ने आंदोलन करके समाज को दिखाया कि ये मेरी ताकत है, लेकिन इस ताकत का उपयोग मुझे वोट के पावर से मैं अपने लोगों तक की बात सरकार को कैसे बता सकता हूं, ये उन्होंने सरकार में रहते हुए काम किया। बाबा साहब जब अंग्रेजों के शासनकाल में मंत्री थे, तब उन्होंने लेबर एक्ट लिख कर बना दिया, और ऐसे जब वो महिलाओं के लिए जब वो हिंदू कोड बिल लिखा, तो मतलब सारांश ये निकलता है कि बाबा साहब का कहना है कि अगर तुम सरकार में हो, तुम शासन सत्ता में हो, तो जो तुम परिवर्तन ला सकते हो वो तुम्हारे तक ही नहीं, समाज तक ही नहीं, तो पूरे देश तक के वो सीमित हो जाएगा। तब जाकर तुम्हारी जो बहुजनों की जो विचारधारा है वो साबित होगी। और यही विचारधारा को मान्यवर साहब कांशीराम और वर्तमान में बहन जी, माननीय श्री सुश्री बहन जी, उसको आगे बढ़ा रही है, और 4 बार वर्तमान में सरकार बना करके दिखा दी। जो महाराष्ट्र के महापुरुषों का सम्मान मिलना चाहिए वो यूपी उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। तो ये हमको निष्कर्ष निकालते आता है कि अगर जब तक के तुम अपनी सरकारें नहीं बनाओगे, तब तक इस देश में तुम्हारे बहुजन महापुरुषों का हमेशा शोषण होता रहेगा, उनको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज है, बाबा साहब की कही हुई बात को ये याद करते हुए कह रहे हैं कि जब अगर
जो कौम राजा होती है उनके बाप दादाओं का सम्मान होता है, जो शासक कौम होती है उनके बाप दादाओं का सम्मान होता है, और जो शासक कौम नहीं होते हैं उनके महापुरुषों को मान सम्मान नहीं दिया जाता। हम फिर एक बार अनिकेत की तरफ लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 में से 85% बहुजन समाज है और 52% ओबीसी है। तो ऐसे में मुझे एक चीज़ याद आई कि अभी जो ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, ओबीसी आरक्षण बहाल करो, एक ऐसा ट्रेंड चल रहा था। तो ओबीसी आरक्षण की भी बात अगर हम करते हैं, तो बाबा साहब ने भी ओबीसी के लिए जो है अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर मान्यवर कांशीराम साहब ने ओबीसी के लिए मंडल आयोग का आंदोलन शुरू किया। उसके बाद भी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध करता है और अब मांग भी कर रहा है। तो ये दोनों दो तरफ़ा जो भूमिका कभी ओबीसी की रहती है, इसके बारे में क्या बताएँगे आप ओबीसी युवाओं को? देखिए, इसका सही बात अगर मैं बताना चाहूँगा साथियों आपको, तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन की ज़रूरत है, नहीं है ऐसी बात नहीं, क्योंकि संविधान में बाबा साहब जी ने 340 कलम ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए लिखी थी साथियों। ताकि अगर एससी कास्ट अगर देखा जाए तो 341, 342 एससी एसटी के लिए लिखी है, बट पहली कलम 340 यह ओबीसी के लिए लिखी है साथियों। और देखा जाए तो ये ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और इसके लिए त्याग, समर्पण और बलिदान की जो भावना दी, वो बहुजन समाज पार्टी ने दी साथियों। कांशीराम जी ने उस वक्त आंदोलन किया जिस वक्त ओबीसी समाज को 25% तो भी 52% जितनी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। इस मुहिम के बदौलत उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए उतने त्याग समर्पण की। दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, यूपी के अंदर जहां जहां उन्होंने मोर्चे संघर्ष किया साथियों, तब जाके उनको 25% रिजर्वेशन मिला। बट आजकल के अगर ओबीसी युवाओं से अगर बात की जाए, जो जागरूक नहीं है, उन लोगों को अगर बात की जाए तो वो बोलते हैं कि हमको आरक्षण ही नहीं है, हमको आरक्षण किसी ने दिया ही नहीं, हमको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, ये आरक्षण क्यों है या फिर तुमको मिलता है। अगर देखा जाए तो एजुकेशन में अगर आप जाते हो तो आपको कम फीस लगती है और हमको ज़्यादा फीस लगती है। तो देखा जाए साथियों तो संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उस मुहिम के अंतर्गत जिसकी उतनी संख्या है, जब मतलब 52% ओबीसी समाज है साथियों, तो 52% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। यह आरक्षण की भूमिका इसीलिए है साथियों, जब भी कोई अगर गवर्नमेंट की जगह निकलती है, 100 जगह अगर निकलती है, तो उनमें 52% ओबीसी समाज जाएगा, 15% एससी समाज जाएगा, 10% एसटी समाज जाएगा और 15% जो सवर्ण समाज है वो चला जाएगा। तो इसमें गलत क्या है साथियों? इसमें यह सही बात है कि अगर भाई 100 जगह निकलती है तो उसमें पार्टीशन सही होगा। शाहू महाराज जी ने भी आरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा संघर्ष किया साथियों। उनके बदौलत जो आरक्षण की जो भूमिका थी, जो बाबा साहब जी ने संविधान के अंतर्गत से हमको लागू करवा के दिया। मैं बाबा साहब जी का और महापुरुषों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे व्यावसायिक लेवल पे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अगर बहुत बड़ा योगदान है तो बहुजन महापुरुषों का है साथियों। इस बात को ओबीसी समाज समझना चाहिए कि आरक्षण बहुत जरूरी है। जब भी कोई बड़ी पोस्ट के लिए अगर जगह निकलती है साथियों, अगर वहां पे आरक्षण नहीं रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां पे एससी एसटी ओबीसी जरूर नहीं पहुंचेगा। ये सही बात है और यही इतिहास है। अगर देखा जाए तो जो पूरा गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो समझ लो आप प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण नहीं है साथियों। प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण नहीं है। जो भी 100 जगह निकलेंगी वो चाहे उनके कल्चर वाले, उनके रिलेशन वाले या उनके कास्ट वाले, ये भी जा सकते हैं। हम जैसे लोग जो एससी एसटी ओबीसी है, जो गांव लेवल में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो जिला परिषद से पढ़े लिखे हैं, जो 12वीं क्लास करते हैं, और ऐसे प्राइवेट कॉलेज में तो हम जा ही नहीं सकते, गवर्नमेंट कॉलेज में एजुकेशन होता है, उसके वजह से हमारा वहां पे जाना और जॉब करना बहुत कठिन परिश्रम हो सकता है आने वाले दिनों में। और हमको एंट्री लेने के लिए भी दूर से लाइन से खड़ा रहना पड़ेगा साथियों। अंदर आने तक का भी हमको समय नहीं दिया जाएगा, या हमको हमारी जो प्रतिभा है उसको हमको जो अवसर मिलता है उस अवसर को खत्म कर दिया जाएगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ा लिखा युवा समाज है, बहुजन महापुरुषों को संघर्ष को पढ़े। बहुजन समाज पार्टी ने जो 25% आरक्षण की बात रखी थी और 25% आरक्षण ओबीसी समाज के लिए दिया था, उसके लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष किया। उस संघर्ष को जाने और आज की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है, उसका क्या वजह है, इस वजह को समझे, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों। तो
ये बहुत बड़ी बात ओबीसी समाज से अनिकेत कह रहे हैं कि ओबीसी समाज ने ये समझना चाहिए कि ये रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन आया है और प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, भागीदारी नहीं होना चाहिए, वो नौकरियों में नहीं पहुंचना चाहिए, वो बड़ी पदों पर नहीं पहुंचना चाहिए, वो उच्च शिक्षा में नहीं पहुंचना चाहिए। एक और ट्रेंड चल रहा था कुछ दिनों के पहले कि सवर्ण आरक्षण जो है, जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर दिया जाता है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के नाम पर, तो वो सवर्णों को दिया जाता है और ये जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, ये किसी भी एससी एसटी ओबीसी को नहीं मिल सकता। तो मतलब ये आर्थिक आधार पर है, लेकिन ये सिर्फ सवर्णों को मिलेगा। तो अब उनका ये मानना है कि ये जो 10% है इसको 30 करो। तो इसको आप कितना सही मानते हैं, कितना सही और कितना गलत मानते हैं 30% आरक्षण सवर्णों को? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि आरक्षण की भूमिका क्या है? आरक्षण बहुत से लोगों के दिलों में, दिमाग में उनको यही ख़्याल आता है कि आरक्षण यह गरीबी हटाओ आंदोलन है। तो बाबा साहब की रिज़र्वेशन की जो भूमिका थी, वो यह थी कि मेरा जो समाज है, उसका कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे हमारे भाई अनिकेत ने बताया कि 100 जगह निकलती तो 52 जगह ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए, 10-15 जगह जो है एससी के लिए। तो रिजर्वेशन की भूमिका कोई गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है, ये सभी समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी स्ट्रीम में जगह निकले, किसी भी डिपार्टमेंट में जगह निकले, तो वहाँ एससी, एसटी, ओबीसी भाई संख्या के आधार पर अनुपात आप दीजिए ना हमको। हम कहाँ नहीं बोल रहे, और आप अभी डिमांड कर रहे हो कि हमको 30% रिजर्वेशन चाहिए ईडब्ल्यूएस के नाम पर, और नहीं तो रिजर्वेशन खत्म करो। पिछले कई दशकों से ओबीसीओ का आंदोलन चल रहा है कि हमको पूरा 52% रिजर्वेशन दो। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं देने की वो मुहर लगाई है। तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि यह मुहर क्यों लगाई गई? जिसकी जितनी संख्या भारी, हाँ, ओबीसीओ को रोकने के लिए मुहर लगाई गई, ये हम जानते हैं। लेकिन ये 30% ये जो मांग रहे हैं, इनको मैं भीख मंगे बोल सकता हूँ, क्योंकि इनको जन्मजात आरक्षण तो इनके पास में है, और इनको जो हमको जो मिल रहा है, जिसके वजह से हमारा एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम मुस्लिम जो बहुजन समाज है, ये कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश कर रहा है। इसको दबाने के लिए तुमको और फ्री में तो 10% मिल गया, और तुमको 30% चाहिए। तो ये कौन सी हिस्सेदारी है भाई? इस देश में बहुजन समाज जो है, बुद्ध के काल से अभी तक के बाबा साहब अंबेडकर ने हमको जो अधिकार दिए, तब से तो तुमको हमने दबाए रखे थे। और संविधान लागू होने के बाद में जब यह व्यवस्था बनती है, संविधान हमको जब अधिकार देता है, यह अधिकार दिखने की वजह से हमारे समाज की जो बहुजनों की जो प्रगति होती है, वो तुम्हारे आंखों से देखी नहीं जाती। ईडब्ल्यूएस वालों का ये मानना है कि आपकी प्रगति नहीं होना चाहिए, आपको जो अधिकार दिए हैं वो संविधान के अधिकार नहीं मिलने चाहिए और मनुवाद के जो पहले के अधिकार थे वो लागू होने चाहिए। ऐसा कुछ आपको बिल्कुल, बिल्कुल। वो इस देश में अगर आप वर्तमान स्थिति देखते हैं, तो जो भी सरकारें आई है, उन्होंने संविधान को खत्म करने का काम किया है। बाबा साहब लिखते हैं कि संविधान मैंने बनाया हूँ, लेकिन इस बात का मुझे दुःख है कि यह गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। अब ये गलत हाथों में है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बहुजनों की है। और बहुजनों को रिजर्वेशन समझ में आ गया, लेकिन बहुजनों को सत्ता समझ में नहीं आई ना। तुमको अगर अपना रिजर्वेशन बचाना है, तुमको प्राइवेटाइजेशन को खत्म करना है, तो तुमको सबसे पहले सत्ताधीश बनना पड़ेगा। मैं वही बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि सारी जो चीजें हैं, सारी जो जड़ें हैं, मास्टर चाबी वो सत्ता की चाबी में अटके हुए हैं। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि सत्ता रूपी मंदिर में तुम जाकर के कब्जा करो। और अभी ये ईडब्ल्यूएस पे आता हूं मैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों का कहना यह है कि हमको 30% रिजर्वेशन दो। भाई हर देश में 80%, 85% गरीब समाज तो ओबीसी समाज से है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपके लोगों में ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लोग हैं, और हमारे समाज में जो गरीब है, मजदूर है, पिछड़े है, इनका फिर डाटा अगर हम कलेक्ट करते हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा देश में गरीब है। तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर तो इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आपको क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मैं ये सवाल देश के ईडब्ल्यूएस वाले जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा। ये एक है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर इनकी जो तीखी भूमिका है वो भी आपने देखी है और अभी एक अंतिम पड़ाव पर है। और हम ये जो सोशल एक्टिविस्ट है अनिकेत और सोशल एक्टिविस्ट हितेश, इनसे मैं आखिरी में ये चाहूंगी कि इस देश के उन लोगों के लिए संदेश दीजिए जो हमारा चैनल देखते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप कहना चाहेंगे और क्या खास संदेश इस देश के बहुजन समाज के लिए कहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगा साथियों कि अगर बहुजन महापुरुषों ने इतना त्याग, समर्पण, बलिदान की जो भावनाएं हमारे निभाई है, और हम पिछले लेवल तक, यहाँ लेवल तक के बड़े हैं, जैसे हमारा इंजीनियरिंग हुआ है, हम बहुत एजुकेशन लेवल से आगे बढ़ चुके हैं,
तो मैं यही बताना चाहूँगा साथियों, तमाम युवाओं को जो भारत में जो है, जो जागरूक है, जो नहीं है, उन सभी लोगों को, भारतवासियों को यही बताना चाहूँगा साथियों, अगर तुम्हारे घर में अपने माँ-बाप की फ़ोटो ना होंगी, चलेगा। तुम्हारे घर में अगर माँ-बाप की फ़ोटो ना होंगी, किसी फैमिली पर्सन की फ़ोटो ना होंगी, चलेगा, पर बहुजन महापुरुषों की फ़ोटो रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब जी ने हमको संविधान दिया है, ज्योतिबा फुले जी ने एजुकेशन लेवल के लिए हमारे द्वार खोले हैं, साहू महाराज जी ने आरक्षण दिया है और शिवाजी महाराज जी ने शिवाजी महाराज जी ने सत्ता बताई है। तो इन महापुरुषों को हमको नहीं भूलना है। चाहे क्लास लेवल में, एजुकेशन लेवल में जब भी अगर जयंती होती है तो इन महापुरुषों की फोटो लगनी चाहिए। शिक्षक दिवस पर तो इन महापुरुषों की फोटो लगनी चाहिए, बल्कि राधा कृष्ण जी की फोटो ना लगे पर महात्मा फुले जी की, सावित्रीबाई फुले जी की, शाहू महाराज जी की, शिवाजी महाराज जी की, बाबा साहब जी की फोटो लगना चाहिए। साथियों, आप पढ़े लिखे हो, संविधान तुम्हें बोलने की आज़ादी देता है, इसीलिए आप यह आवाज उठाओ। अगर इन महापुरुषों की फोटो न लगती है और सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो यह गलत है। साथियों, आपको उठकर आवाज उठानी है। हम सभी लोग आपके साथ हैं। जरूर, हम जब भी आप फोन करोगे, जब भी आप अगर कुछ मैसेज करोगे तो हम आपके पीछे हैं। जब भी अगर कोई बात रहेंगी साथियों तो हम सब मिलकर साथ आएंगे और उस मुश्किल का हल निकालने के लिए हम सब तैयार है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ो, बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ो। उन महापुरुषों का संघर्ष करो के पढ़ोगे तब जाके तुमको संघर्ष करने की आदत लग जाएंगी साथियों, और आप तब से फिर आपकी जागरूक और आपका समाज जागरूक होगा। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। सही, वही क्वेश्चन जो है, जो बात इन्होंने कही है उसी को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताएंगे बहुजन समाज के लोगों को? देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया ही आज बहुजन मीडिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि तुमको अपनी बात रखने के लिए तुम्हारा खुद का मीडिया होना चाहिए। तुम्हारी खुद की परेशानियां बताने के लिए तुम्हारे खुद के समाज के न्यूज़पेपर्स होने चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत, जनता, समता, मूकनायक, प्रबुद्ध भारत ऐसे जो न्यूज़पेपर थे वो उनकी शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि वो अपने समाज की बात अपने समाज के लोगों को ही नहीं तो बल्कि वर्तमान उस टाइम जो जिसकी भी सरकार थी उनको, हाँ, सत्ताधीश ये बताना चाहते थे कि भाई मेरे समाज का जो दुख है वो मैं ही समझ सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे समाज की जो प्रॉब्लम है तुम ही लोग समझ सकते हो। हमारे पास में कोई बहुत बड़ा मीडिया चैनल नहीं है, टीआरपी वाले चैनल नहीं है, और इसलिए हम किसी के खाए पिए नहीं है। तो हम जो जो बहुजन समाज की एक्चुअल चीज है हम वो दिखाते हैं, हम वो कोशिश करते हैं। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहूंगा पूरे देश में कि हमको कोई भी चीज फ्री में नहीं मिली है। जो लोग हमको सोचते हैं कि इनको ये सब फ्री में मिल रहा है, रिजर्वेशन ये वो, तो हमारे महापुरुषों का, बुद्ध से लेकर के कांशीराम साहब तक के आप इतिहास पढ़ोगे तो हमारे महापुरुषों ने कदम कदम पर संघर्ष किया है और तब जाकर के ये जो हम आज जी रहे हैं ये जीवन हमको मिला है। तो इस बात को सभी बहुजन समाज के लोगों ने समझना चाहिए। सभी महापुरुषों को समझकर, पढ़कर इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो चैनल है हमेशा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मैं सभी व्यूवर्स को और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को यह बताना चाहूंगा, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के इसको पहुंचाने का काम करें। आज सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और इस मीडिया को अगर मजबूत करना है तो आपके सपोर्ट की, आपके भरोसे की हमको जरूरत है। इतना ही कह के मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। तो हमारे साथ थे हितेश और अनिकेत, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और अपने आप में एक जो बहुजन आंदोलन के वाहक भी है। और इन लोगों से बातचीत करने के बाद आपको उनके विचारों से क्या लगा, कैसा लगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारा जो मीडिया है, इस मीडिया को उन्होंने कहा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से और आपके सब्सक्राइब से हमें ताकत मिलती है मनुवादी मीडिया से लड़ने की, हमें ताकत मिलती है मनुवादों से, मनुवादी पार्टियों और मनुवादी शासक कौम से संघर्ष करने की। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहे। द थिंक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनके विचारों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।